नमस्कार। आज हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड के एक ऐसे टॉपिक की ओर जा रहे हैं जो न सिर्फ अपने देश के मुकद्दर के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जिसे दुनिया को शेप करने वाला एक इवेंट कहा जाता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ओर से एक बुक पब्लिश किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका धरती का वो भूखंड है जहाँ सपने सबसे ज़्यादा सच हुए। 16वीं शताब्दी तक अमेरिका वहाँ के ओरिजिनल निवासियों के द्वारा बसाया गया, जिसे बाय डिफ़ॉल्ट रेड इंडियन कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए क्योंकि इंडिया की खोज के लिए निकलने वाले लोग ऐसे जगह पहुँच गए जिनके बारे में उनकी समझ थी कि ये इंडिया ही है, लेकिन इंडियंस के रंग रूप के बारे में उनके पास में जो ब्यौरा था उससे ये अलग नज़र आते थे। वहाँ के लोगों का चेहरा रेडिश था, इसलिए कोलंबस ने कह दिया कि ये रेड इंडियंस हैं। लेकिन बाद में अमेरिगो ने जब इस जगह के बारे में यह डिक्लेयर किया कि ये इंडिया नहीं है बल्कि एक दूसरा कॉन्टिनेंट है, तो उसी अमेरिगो के नाम पर इस जगह का नाम अमेरिका हो गया। वहाँ 17वीं शताब्दी से कई सारे कारणों से प्रभावित होकर इंग्लैंड के लोग आकर बसने लगे। इंग्लैंड के अलावे भी यूरोप के कई और जगह के लोग भी आए, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश लोग ही यहाँ ज़्यादा आए और इसलिए यहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी कुल 13 कॉलोनीज़ बसाया। उन 13 कॉलोनीज़ के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन कुछ इस तरीके से चलता था कि अलग-अलग कॉलोनी का अपना एक गवर्नर होता था, जिसे इंग्लैंड की सरकार अपॉइंट करती थी। इन 13 कॉलोनीज़ के अंदर जो व्हाइट लोग आकर बसे थे, उन लोगों को हम व्हाइट सेटलर्स कहते हैं। उन लोगों की अपनी विधानसभा थी, उनके नगरों के अपने मेयर्स थे। इस तरीके से देखो तो बहुत हद तक वो लोग डेमोक्रेटिक तरीके से अपने विधानसभाओं और मेयर्स आदि के माध्यम से शासन चलाते थे। लेकिन ओवरऑल उनमें से प्रत्येक कॉलोनी का प्रधान एक गवर्नर होता था, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता था इंग्लैंड की सरकार को। और इंग्लैंड की सरकार के अंदर प्राइम मिनिस्टर ही इसको मॉनिटर करता था और विशेष तरीके से एक विदेश मंत्री जैसा अधिकारी इसे रेगुलेट करता था। इन लोगों ने 17वीं शताब्दी के दौरान तो बसने का काम किया, लेकिन इसी दौरान धीरे-धीरे अमेरिका के अंदर ग्रोथ का पैटर्न शुरू हुआ। यहाँ बसने वाले लोगों में ज़्यादा आबादी मध्यवर्गीय लोगों की हुई, जो इंडस्ट्री के रास्ते, ट्रेड के रास्ते या अदर किस्म के सर्विसेज के रास्ते इवॉल्व किए। ये वो लोग भी थे जिनमें एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो यूरोप छोड़कर आई थी, क्योंकि यूरोप के समाजों का कॉन्फ्लिक्ट उन्हें रास नहीं आता था। ये फ्रीडम लविंग लोग थे, इक्वालिटी लविंग लोग थे। तो इस वजह से अमेरिका का जो सोसाइटी है वो इनिशियली ही यूरोप के कई देशों के समाजों से ज़्यादा प्रगतिशील था। और चूंकि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल क्लास के लोग भी बड़ी संख्या में थे, तो स्वाभाविक रूप से ये मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूट करते थे, जो मिडिल क्लास मॉडर्न यूरोप का भी निर्माता है। शुरुआती दौर से ही आपको ये भी बात नजर आएगी कि अमेरिका में आकर बसने वाले लोग अपने कंजर्वेटिव पास्ट से डिपार्चर करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रखते थे। इस वजह से जब हम प्रबोधन के यूरोप के विचारकों की बात पढ़ते हैं, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका ही वह भूमि है जहां प्रबोधन की पहली साकार राजनीतिक अभिव्यक्ति होगी। द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन दे एक्सपेक्टेड इन अमेरिका। क्योंकि प्रबोधन जिस लिबर्टेरियन, इक्वलिटेरियन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की अवधारणा लेकर आया था, उसके लिए
एक अवेकेंड मिडिल क्लास सोसाइटी की ज़रूरत थी। और ये मिडिल क्लास अवेकेंड अर्बन सोसाइटी अमेरिका में यूरोप के किसी भी देश की तुलना में सापेक्षिक रूप से ज़्यादा मजबूत था। इसीलिए आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी का जो अमेरिका है वो धीरे धीरे एक नेशन की तरह डेवलप हो रहा था। नेशन की तरफ कैसे मुड़ा अमेरिका? तो सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका के सोसाइटी में यूरोप के जो विभिन्न देशों के लोग आए थे, उनका अमेरिकनाइजेशन हो गया। वो अब अपने डच या फ्रेंच या स्पेनिश या ऑफ कोर्स प्रीडोमिनेंटली ब्रिटिश ओरिजिन को छोड़कर एक अमेरिकन आइडेंटिटी बनाने लगे थे। दूसरी बात यह है कि 13 उपनिवेशों के बीच में कॉमर्शियल कनेक्ट ने एकीकरण की संभावना और भावना दोनों को और मजबूत किया। और फिर इनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता था उसने इन्हें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की ओर मोड़ दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खुलने लगा, न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसा अखबार आने लगा, कई तरह के विचारक उभर कर आए। आप देखोगे कि 17वीं सेंचुरी में जो इनलाइटनमेंट शुरू हुआ था, 18वीं शताब्दी में उसका गढ़ हो गया था फ्रांस। लेकिन यदि उपनिवेशों में उसके प्रसार की बात खोजिएगा तो सबसे पहला और सबसे बड़ा गढ़ था अमेरिका। अमेरिका में इसलिए भी इनलाइटनमेंट ज़्यादा डेवलप हुआ क्योंकि इंग्लैंड से आए हुए लोग या यूरोप के और कई देशों से आए हुए लोग नेचुरली इंक्लाइंड टू द आइडिया ऑफ इनलाइटनमेंट थे। यानी कि रीजन बेस्ड डिसीजन मेकिंग, लिबर्टी, इक्वलिटी, नेशनलिज्म आदि के प्रति इनमें स्वाभाविक रूप से रुझान था। इसी क्रम में आप ये भी देखते हो कि यहाँ के धनी मानी वर्ग के जो लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ने के लिए या तो इंग्लैंड जा रहे थे या तो फ्रांस जा रहे थे। और उन दोनों जगहों पर जो इनलाइटनमेंट का रुझान था वो डेवलप हो रहा था। तो ये बच्चे जब लौटकर अपने देशों की ओर आते थे तो इन्हें ये लगता था कि हमारे देश में भी लिबर्टेरियन आइडिया के आधार पर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। इस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के क्रम में उन्हें नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी अपने देश के लिए स्वाभाविक भविष्य नजर आता था। जब अमेरिका का रेवोल्यूशन हुआ 1776 से लेकर 1783 के बीच, तो उसके बाद इस विषय पर इतिहास लिखा जाने लगा। तो शुरुआती दौर के अमेरिकन हिस्टोरियंस ने, जो कि नेशनलिस्ट फर्वर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, उन्होंने इसी आइडियोलॉजिकल रीजन को सबसे बड़ा रीजन बताया। इनके रेवोल्यूशन का डिक्लेरेशन फिलाडेल्फिया कांग्रेस में हुआ, जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वतंत्रता और समानता जैसे जो राइट्स हैं वो हर इंसान का अधिकार है। इसे उन्होंने इनएलियनेबल राइट्स डिक्लेयर किया, यानी एक ऐसा अधिकार जिसका कि कोई हरण नहीं कर सकता। और यदि किसी ने उन अधिकारों को भी वायोलेट किया तो फिर नागरिकों का ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि इस तरीके के वायोलेटर के अगेंस्ट, ऐसी किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट वो रेवोल्यूशन कर दे। तो फिलाडेल्फिया कांग्रेस ने क्या कहा? यह कि हमारे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए जरूरी है कि हम अपने हित और अपने सम्मान के खिलाफ काम कर रही सरकार के विरोध में खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा कि हम यह जंग जीत सकते हैं। किसके विरोध में खड़ा होना था? तो ब्रिटिश सत्ता के विरोध में, जो दुनिया का उस समय का सुप्रीमली पावरफुल फोर्स। इनका यह कहना है कि हम ये जंग जीत सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हमारे पास में फ्रीडम लविंग स्पिरिटेड पीपल हैं और दुनिया के कई देशों की सहायता भी हमें मिल सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये
डिमार्केट किया कि ये वो लड़ाई है जो लड़ना हम सबका फर्ज है, और इस लड़ाई में कामयाबी से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको सम्मान के साथ जीना है तो सम्मान की रक्षा के लिए लड़ना जरूरी। इसी लाइन ऑफ थॉट को उन्होंने इस रेवोल्यूशन का मूल कारण बताया। यानी कि लोग स्वतंत्रता और समानता के दीवाने हो गए। लोग नेशनल प्राइड को लेकर इतने कन्विंस्ड थे कि उसके ऊपर किसी का भी शिकंजा वह सहने को तैयार नहीं थे। दिस वॉज द वाइटल मोस्ट रीजन बिहाइंड दिस रेवोल्यूशन। लेकिन जब अमेरिकन हिस्ट्री राइटिंग और गहराता गया समय के साथ, तो इसको लेकर फिर आप देखोगे कि हिस्टोरियंस का एक नया ग्रुप खड़ा होता है जिन्होंने कहना शुरू किया कि अमेरिकन रेवोल्यूशन को हम सिर्फ और सिर्फ इंपीरियलिस्ट वर्सेस लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी के कन्फ्लिक्ट का नतीजा नहीं कह सकते। इसके पीछे अमेरिकन इंटरेस्ट वर्सेस ब्रिटिश इंटरेस्ट के कन्फ्लिक्ट की भूमिका भी निर्णायक थी। और फिर इतिहास लेखन और गहराता गया और इस क्रम में कई और रीजन्स उभर कर आते हैं। हम उन रीजन्स की ओर आगे बढ़ते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की क्रांति का क्या कारण है। लेकिन इसके ठीक पहले मैं एकदम बेसिक से आपका परिचय कराऊं, तो आप देखोगे कि मैंने यहां लिखा है अमेरिकन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन? इंग्लैंड की प्रभुता के खिलाफ अमेरिकन लोगों का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही अमेरिकन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत उन्होंने 1776 के 14 जुलाई को यह घोषणा कर दिया कि हम 4 जुलाई को यह घोषणा कर दिया कि हम अब एक स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं। और स्वतंत्र देश बनने के लिए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और वह युद्ध 7 वर्षों तक चला। 1783 में अमेरिकन फ्रीडम लविंग पीपल की जीत हुई, जिनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट हुए। इन 7 वर्षों की लड़ाई के बाद अमेरिका ने जो आजादी हासिल किया, उसे हम सिंपल शब्दों में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही क्यों नहीं कहते, उसे हम अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों कहते? तो रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ यह बात नहीं हुई थी कि एक देश की सत्ता खत्म हुई थी और दूसरे देश की सत्ता स्थापित हुई थी। इसके साथ में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें अटैच्ड हैं वो ये कि अमेरिका दुनिया का पहला देश है आधुनिक युग में जिसने कि इंपीरियलिस्ट सत्ता को चैलेंज किया और उसको डिफीट किया। आगे चलकर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का अधिकांश हिस्सा कुछ यूरोपीय देशों के साम्राज्य के अधीन हो गया और उसके बाद उन तमाम देशों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और आजादी हासिल किया। ऐसी सभी लड़ाइयों के पीछे का पहला प्रकाश स्तंभ खोजिएगा तो वह अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में नजर आएगा। दूसरी खास बात यह है कि अमेरिका में कुल 13 उपनिवेश थे। इन 13 उपनिवेशों में एकता का कई नेचुरल रीजन था, लेकिन इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था। इनके बीच कई सारी बातों को लेकर विभेद भी था। इसके बावजूद उन्होंने यूनिटी कैसे डेवलप किया? इस तरीके से डेवलप किया कि उन्होंने एक फेडरल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। फेडरल पॉलिटी के तहत यह तय हुआ कि अमेरिका के सेंटर के पास में कुछ लिमिटेड राइट्स होंगे और बाकी सारे राइट्स वहां के प्रांतों के पास में होंगे। और इस तरीके से देखेंगे आप कि अमेरिका में 2 कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा, एक संघ का कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा प्रांतों का कॉन्स्टिट्यूशन। संघ में शुरुआती दौर के संविधान में मात्र 7 आर्टिकल्स थे, जिसमें एक तरफ संघ और राज्यों के अधिकारों का डिवीजन बताया गया है और दूसरी तरफ यह कहा गया है कि
संघ के अंदर जो शासन की पद्धति होगी उसमें सेपरेशन ऑफ पावर को यूज किया जाएगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन किया जाएगा। लोगों को पॉलिटिक्स का निर्माता बताया गया, यानी कि पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात स्वीकार की गई। इसके ऊपर लॉक का असर था। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई, इसके ऊपर मॉन्टेस्क्यू का असर था। और फेडरेशन की बात की गई, इसके ऊपर फ्रैंकलिन बेंजामिन का प्रभाव था। अब आप देखोगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने न सिर्फ अमेरिका एज ए नेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, बल्कि बाद में दुनिया के कई देश इसी मॉडल पर देश बन सके। जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहां 6 इकाइयां थी और 6 इकाइयों के बीच में एकीकरण की भावना भी थी और उनके बीच में संघर्ष की संभावना भी थी। अब सवाल यह उठता है कि वो एक हुए कैसे। उनके सामने एक मॉडल था लैटिन अमेरिका का, जहां ओवर सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी इसलिए डेवलप किया गया था ताकि सेपरेशन की संभावनाओं को निगेट कर सके। नतीजा ये निकल कर आया कि वो फ्रेगमेंटेड हो गए और एकीकरण की कोशिश करने वाले उनके लीडर उनके लीडर साइमन बॉलिवर को अपने ही देशवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। जो बॉलिवर वहां का लिबरेटर है, वह बॉलिवर अंत में फ्यूजिटिव की मौत मरा। और अमेरिका जो 13 उपनिवेशों की एकता के रास्ते अपने देश को एक करने की ओर मुड़ा था, आज 50 राज्यों का एक देश है। तो इस मॉडल ने ऑस्ट्रेलिया को अपील किया। तो आप देखोगे कि दुनिया के सामने बड़ा नजीर बन गया यह फेडरेशन के रास्ते। फिर आपको यह समझना होगा कि अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने प्रबोधन के आदर्शों के आधार पर एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, जिसके रास्ते एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी आया, जहां नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई। इसके बाद आपको यह पता चले कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दुनिया के कई देशों के संविधानों के निर्माण को आदर्श दिया। जैसे आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर देखो तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट हिंदुस्तान में जो आया है वह अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के रास्ते आया है। हालांकि इस बिल ऑफ राइट के पीछे का भी आदर्श खोजिएगा तो लॉ का नेचुरल राइट है। फिर आप देखोगे कि हमारे ही देश के संविधान के अंतर्गत जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत जुडिशियल रिव्यू तक का कॉन्सेप्ट है, वो अमेरिका के रास्ते से आया है। हमारे देश के संविधान के अंतर्गत तो लिखा हुआ है कि हम लॉ बनाते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ के मुताबिक, लेकिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के रास्ते हमारे देश में प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ के आगे ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ का भी विकास हो गया। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ का कॉन्सेप्ट भी हमारे देश में अमेरिका से आया है। तो अमेरिका ने दुनिया के कई देशों के संविधानों के निर्माण को आधार दिया है। ये अमेरिकन रेवोल्यूशनरी इवेंट इसलिए भी कहलाता है क्योंकि इसने उसी समय यूरोप के कई देशों के पॉलिटिकल स्वरूप को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान किया। फ्रांस की क्रांति, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति माना जाता है, उसको प्रभावित करने में भी अमेरिकन क्रांति की भूमिका। इसने आयरलैंड के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी मजबूत किया, लैटिन अमेरिका के लोगों के नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी मजबूत किया। तो जो घटना इतनी बहुआयामी प्रभावशालिता से परिपूर्ण है, उसे रेवोल्यूशनरी कहने में कोई दो राय नहीं होनी। रेवोल्यूशन कहते किसको है? मैंने पिछले वीडियो में भी इसका एक संक्षिप्त परिचय दिया है, अभी भी आप एक लाइन में समझ लीजिए। एक ऐसी घटना जो परिवर्तन लेकर आए, ऐसा परिवर्तन जो मल्टी डायमेंशनल हो, परिवर्तन बहुत कम समय में लाया गया हो और वो परिवर्तन हर हाल में प्रगतिशील हो। और अमेरिका के द्वारा लाए गए परिवर्तन को आप समझ सकते हैं कि वह मल्टी डायमेंशनल है, प्रोग्रेसिव है और बहुत कम समय में ही लाया है। 1776 से लेकर 1783 के बीच की लड़ाई की बदौलत लाया है। इसलिए हम इसे
रेवोल्यूशन कहते हैं। तब देखोगे कि यह रेवोल्यूशन कब हुआ, ऑलरेडी मैं बता चुका, 1776 से 1783 के बीच। फिर देखते हो यह रेवोल्यूशन किसने किया। तो रेवोल्यूशन इज डन बाय द व्हाइट सेटलर्स। वो गोरे लोग जो यूरोप से आए थे, ज्यादातर इंग्लैंड से आए थे और अमेरिका में आके बस गए थे 13 उपनिवेशों में, उन लोगों ने ही रेवोल्यूशन किया था। यहां यह समझना जरूरी है कि अमेरिका में 3 तरह के लोग रहते थे। एक वो लोग जो ओरिजिनल अमेरिकन थे, जिन्हें हम रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। एक वो लोग जो यूरोप से आकर बसे थे, वो गोरे लोग थे, इसलिए उनको व्हाइट सेटलर्स कहा जाता है। और क्योंकि व्हाइट सेटलर्स मजदूर का काम ज्यादा नहीं करते थे, उन्हें अपने इंडस्ट्रीज में या अपने फार्म्स में काम करने वाले मजदूरों की जरूरत थी, तो इन मजदूरों को वो अफ्रीका से लाए थे गुलाम के रूप में, तो इन्हें हम ब्लैक कहते। यानी कि इनका समाज तिरंगा था, 3 रंगों वाला। लेकिन ये रेवोल्यूशन किसने किया था? अमेरिका के ओरिजिनल निवासियों ने नहीं किया था। और जो ब्लैक थे, उनका अवेयरनेस और एस्पिरेशन अभी इतना नहीं जमा था कि वो रेवोल्यूशन करेंगे। तो रेवोल्यूशन किया था व्हाइट सेटलर्स। इनके अगेंस्ट किया था, तो अगेंस्ट ब्रिटेन। जहां से ये लोग आए थे, उन्हीं के खिलाफ क्रांति किए थे। आप ये समझिए कि ज्यादातर लोग इंग्लैंड से आए और अमेरिका में उपनिवेश के तौर पर बसा दिए गए, और बसने के समय तो इंग्लैंड के लोग और ये लोग भाई भाई थे, और इंग्लैंड की सरकार यहाँ की सरकार थी, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम देखेंगे कि कई सारे ऐसे रीजन्स उभर कर आ गए कि जिसके कारण इंग्लैंड की सरकार के फैसले यहाँ के लोगों के हितों को हार्म करने लगे। और दोनों के जब इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आया, तो अमेरिका में बस गए इंग्लैंड से आए हुए लोगों का इंग्लैंड से मोह भंग होने लगा। और इसी मोह भंग की मैच्योरिटी ने इनके अंदर इतना रिजेंटमेंट पैदा कर दिया कि वो रेवोल्यूशनरी रास्ते तक चले गए। तो किसके अगेंस्ट हुआ है? तो उसी देश के अगेंस्ट जिस देश से ये लोग आए हुए। अब हम इधर चलकर देखें कि इस रेवोल्यूशन का कारण क्या है। कारण के तहत आपको मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूं कि सबसे पहला रीजन आइडियोलॉजिकल। कौन सा आइडियोलॉजी? वंस अगेन आई रिपीट, नेशनलिस्ट, लिबर्टेरियन, इक्वलिटेरियन। जब कोई समाज इस तरह के आइडियोलॉजी से इंस्पिरेशन लेना शुरू कर देता है, तो वह किसी के भी कॉलोनियल अथॉरिटी के अधीन लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। और यह भी आप समझिए कि आइडियोलॉजी अपने आप में वैक्यूम में नहीं पैदा होता, निर्वात में नहीं पैदा होता। उसको इस आइडियोलॉजी के लिए फेवरेबल इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस की जरूरत होती है। और अमेरिकन सोसाइटी कैसे फेवरेबल टू द रेवोल्यूशन था, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब इधर आप देखो कि जब थोड़ी गहराई में जाकर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि अमेरिकन लोगों, जो ज्यादातर ब्रिटिश थे और ब्रिटेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, वो कैसे? शुरुआती दौर में आपको ये पता चले कि इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल क्लास के लोगों के लिए अमेरिका एक मार्केट था, और उस मार्केट के अंदर
जब उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो गया जिनका उत्पादन इंग्लैंड में होता था, और इंग्लैंड के उत्पादक लोग अपने उत्पाद के लिए जिस अमेरिका को अपना बाजार बनाना चाहते थे, यदि उसी अमेरिका में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो जाए तो बाजार में कंपटीशन आएगा। इस कंपटीशन को उन्होंने मार्केट पर नहीं छोड़ा, बल्कि इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल क्लास ने इंग्लैंड के पॉलिटिकल क्लास को कन्विंस किया कि हमारे मार्केट को प्रोटेक्ट किया जाए, और प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा पार्लियामेंट्री लॉ बनाया जाए जिसके अंतर्गत यह कह दिया जाए कि अमेरिका के लोग इस तरह की वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं कर सकते। और इसके बाद एक के बाद एक कई सारे लॉज आ गए। आप देखेंगे कि एक हैट एक्ट आया है, एक वूलन एक्ट आया है, एक आयरन एक्ट आया है, नेविगेशन एक्ट आया है। एक के बाद एक कई सारे एक्ट्स आते गए, जिन एक्ट्स का उद्देश्य था इंग्लैंड के इंडस्ट्री की रक्षा करना, और इसके कारण अमेरिका के इंडस्ट्री को नुकसान होता था। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होती और मोह भंग की यात्रा शुरू होती। 1750 तक आते आते देखोगे कि अमेरिका अब एक ऐसे एडल्ट कंट्री के तौर पर उभर चुका था जहां स्वतंत्रता की मांग अब तेज होने ही वाली थी। 1754 के साल में अमेरिका में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। वहां के ग्रैंड ओल्ड मैन, साइंटिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर एंड नेशनल मूवमेंट मेकर फ्रैंकलिन बेंजामिन ने अल्बेनी नाम के जगह पर अमेरिका के विभिन्न उपनिवेशों के विधानसभा के प्रतिनिधियों को बुलाया और यह प्रस्ताव रखा कि हम लोगों को आपस में एक हो जाना चाहिए, हमें एक संघ का निर्माण करना चाहिए। यदि हम अपने संघ का निर्माण कर सके तो हमारी प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी, हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, हमारा ऑनर भी बढ़ेगा, और इंग्लैंड से बेहतर टर्म्स पे बात भी कर पाएंगे। लेकिन उस समय अल्बेनी कांग्रेस में फ्रैंकलिन बेंजामिन के प्रपोजल को स्वीकृति नहीं मिली। इस बात से दुखी फ्रैंकलिन बेंजामिन ने एक कार्टून बनाया था। आप लोग विकिपीडिया पे जाके उस कार्टून को देख सकते हैं। उसका टाइटल है यूनाइट और डाई, जुड़ जाओ वरना मिट जाओगे। उसमें अमेरिका का एक कार्टून बनाया गया एक सांप की तरह, और उसे 13 टुकड़ों में काट दिया गया। वो 13 टुकड़े अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, और उन्हीं को कहा गया कि यूनाइट और डाई। लेकिन सवाल यह उठता है कि अमेरिका के लोगों ने उस समय नहीं साथ दिया यदि फ्रैंकलिन बेंजामिन का, तो क्या कारण था? उसका कारण यह था कि इधर कनाडा था, इधर अमेरिका था, और कनाडा में फ्रेंच रूल था और अमेरिका में ब्रिटिश। अमेरिका के लोग ब्रिटिश से नाराज जरूर थे, लेकिन उन्हें लगता था कि हमारे लिए ब्रिटिश की जरूरत है, क्योंकि कनाडा में मौजूद फ्रेंच भी चाहते थे इन 13 कॉलोनीज पे कब्जा करना, और इन 13 कॉलोनीज में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो फ्रांस के हमले का मुकाबला खुद कर लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने अंग्रेजों को अपने माथे पे बिठा के रखना स्वीकार कर लिया। लेकिन 1756 से लेकर 1763 के बीच 7 वर्षों की एक लड़ाई चली, जिस लड़ाई में फ्रांस की हार हो गई और कनाडा पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो अमेरिकन के माथे पे लटकते हुए फ्रेंच स्वॉर्ड्स की चिंता खत्म, और अब अमेरिका के लोग को इंग्लैंड की उतनी जरूरत नहीं है, जबकि स्वतंत्रता की आकांक्षा प्रबल हो गई है। यदि कोई इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन होगा जो समय के बदलते हुए पदचिन्ह को पहचानेगा, तो वह यह तय करेगा कि किसी भी शर्त पर अब अमेरिका के अंदर एक लिबर्टेरियन रिफॉर्म की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन इंग्लैंड में उस समय एक नई राजनीति उभर रही थी। वहां का राजा जॉर्ज III इस बात से परेशान था कि इंग्लैंड के राजा की जो आर्बिट्ररी शक्तियां हैं वो 1688 की क्रांति ने छीन लिया था, और अब वह 1688 की क्रांति के लाए परिवर्तन को पलटना चाहता था और आर्बिट्ररी बनना चाहता था। इसके लिए उसने
आक्रामक राष्ट्रवाद को एक रास्ता बनाया और सोचा कि हमने कनाडा जीतकर जो अपने पक्ष में हीरोइज्म डेवलप किया है उसे और मजबूत कर लेते हैं। अमेरिका के अंदर जो पुराने कानून सारे थे उन सारे कानूनों को बहुत ही सख्ती से लागू करके, यहाँ यह समझना जरूरी है कि तमाम जो कानून मैंने बताया था कि हैट एक्ट हो, आयरन एक्ट हो, वुलन एक्ट हो, नेविगेशन एक्ट हो, वो एक्ट बन तो गए थे लेकिन बहुत ही शिद्दत से लागू नहीं किया गया था। तो अमेरिका के लोग अपना काम कर ही रहे थे। हालांकि उन्हें अलाउड नहीं था कि वो हैट का प्रोडक्शन करें लेकिन वो कर रहे थे। उन्हें अलाउड नहीं था कि वो आयरन का प्रोडक्शन करें लेकिन वो कर रहे थे। तो अमेरिका के उद्योग और व्यापार जगत के लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। किंतु 1763 के बाद अमेरिका में उन तमाम कानूनों को सख्ती से लागू करने की कोशिश की। जब सख्ती से लागू करने की कोशिश की गई तो चिंता यह भी हुई कि अमेरिका में विरोध होगा, विरोध के दमन की कोशिश करनी होगी, उसके लिए सैन्य बल तैनात करना होगा और सैन्य बल तैनात करना है तो उसके ऊपर खर्चा आएगा। जो अपने लोग को जीतना चाहता है, अपने देश के लोगों का सेंटिमेंट जीतना चाहता है, वह उनके ऊपर एडिशनल बर्डन ऑफ टैक्स तो देगा नहीं। तो इसलिए तय किया गया कि अमेरिका के लोगों से ही हम टैक्स भी लेंगे और इसी के क्रम में वहां पर स्टाम्प एक्ट आता है। और स्टाम्प एक्ट के आते ही अमेरिका में प्रबल विरोध की धारा शुरू हो जाती। 1763 से लेकर 1776 मात्र 13 वर्षों के अंतराल में अमेरिका रेवोल्यूशन की घोषणा तक पहुंच गए। अब इसके पीछे कई तरह के घटनाओं का एक क्रम है। स्टाम्प एक्ट है, डिक्लेरेटरी एक्ट है, टाउनसेंड एक्ट है, फिर बोस्टन टी पार्टी है, फिर लेक्सिंगटन की घटना है, फिर फिलाडेल्फिया की घटना है। इन घटनाओं का एक सीरीज डेवलप हुआ। लेकिन आपको यह लगेगा कि अमेरिका अब दिन प्रतिदिन रेवोल्यूशनरी एक्ट की ओर मुड़ रहा था और मात्र 13 वर्षों के अंतर्गत क्रांति की ओर दुनिया में अभी तक कोई देश ऐसे नहीं बढ़ा। कहते हैं इतिहास का विकास अपनी सामान्य गति से होता है, लेकिन अमेरिका का ये 13 वर्ष बहुत तेज गति वाला था। उसका वजह यह था कि अमेरिका 1750 तक ही एक परिपक्व देश बन चुका था। उसे सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी खतरे ने रोक रखा था। तो फ्रांसीसी खतरे के जाने के बाद इंग्लैंड की सरकार को सुधार की ओर बढ़ना चाहिए था और वो आक्रामक साम्राज्यवाद की ओर बढ़ गई। यहीं से अमेरिका में क्रांति का द्वार खुला। इसलिए मैं इन घटनाओं के क्रम की ओर ज्यादा नहीं जाऊंगा, विल नॉट गो टू द डिटेल टू डिस्कस। आप यहां देखोगे कि एक मुद्दा जिसे मैं लास्ट में उठाकर आपकी चर्चा को रोक दूंगा वो ये कि क्या अमेरिका में रेवोल्यूशन इनएविटेबल था। अमेरिका में क्रांति हुई, कारण मैंने बता दिया, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका ने एवोल्यूशनरी रास्ता क्यों नहीं चुना। यहां मुद्दा एवोल्यूशन वर्सेस रेवोल्यूशन का है। कोई भी समाज नेचुरल चॉइस के रूप में सबसे पहले एवोल्यूशन को चुनता है। रेवोल्यूशन कम्स अंडर अ कंपल्सन व्हेन एवोल्यूशन इज डिनाइड। मैं बार बार इसी ओर इशारा कर रहा था कि यदि 1763 के बाद इंग्लैंड की सरकार अमेरिका को लेकर रिफॉर्म की ओर गई होती तो अमेरिका इवोल्यूशन के रास्ते आगे बढ़ता और धीरे धीरे आजादी की ओर जाता। आजादी तो अमेरिका की आनी ही थी। जो देश इंडस्ट्री, ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड आदि के रास्ते आगे बढ़ चुका है, जो देश अर्बनाइज्ड हो चुका है, जिस देश के पास में मजबूत मिडिल क्लास है, जो देश इनलाइटेंड हो चुका है, जिस देश में नेशनलिज्म का सेंटिमेंट डेवलप हो चुका है, उस देश को गुलाम बनाकर रखा ही नहीं जा सकता। तो अमेरिका की आजादी अब काल के कपाल पे लिखा हुआ एक सच था, इसे कोई नहीं मिटा सकता। बट द क्वेश्चन स्टिल अराइजेस, विच वे, एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी। अमेरिकन लोगों ने शुरुआती दौर में एवोल्यूशनरी रास्ते को चुना था और फ्रैंकलिन बेंजामिन उसके सबसे बड़े नेता थे।
लेकिन 1763 के बाद इंग्लैंड की सरकार ने जो रवैया अपनाया, उस रवैये ने अमेरिका के अंदर एवोल्यूशनरी स्पेस को मिनिमाइज कर दिया, उसका रास्ता क्लोज कर दिया और रेवोल्यूशन के रास्ते को ओपन कर दिया। यानी कि यदि आपसे यह पूछा जाता है कि क्या अमेरिका में रेवोल्यूशन इनएविटेबल था, तो नहीं, वहां आजादी इनएविटेबल थी, लेकिन वो इवोल्यूशनरी रास्ते से भी आ सकती थी, बशर्ते कि इंग्लैंड की सरकार ने 1763 के बाद रिफॉर्म का रास्ता चुना होता, और रिफॉर्म के जगह पर रिग्रेशन का रास्ता चुन लिया तो रिवॉल्यूशन का रास्ता खुल गया। आज की चर्चा यहीं पर रुक जाएगी। आप सब लोगों को नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।